नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और ये जो आप पेपर देख रहे हैं, पेपर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर की हम बात करें तो इतिहास का पेपर है और क्लास 12 का है। जो बच्चे 12 क्लास के हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हों, वह कहने का मतलब कि वह आर्ट से हो या साइंस से हो, तो कहने का मतलब ये आर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे साइंस के लिए हैं, अगर हमारे वीडियो पर आए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी विषयों के आपके जो है MCQ मिलेंगे। MCQ से फ़ायदा क्या है सर? MCQ करने से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाता है, जिसका फुल फॉर्म MCQ का मतलब। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में और प्रीवियस पेपर का यह क्वेश्चन है, यानी पहले 2013 के पेपर में यह क्वेश्चन सभी आए हुए हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो मेरे दोस्त, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वह सभी लड़ेंगे। इसको पहले अच्छे से पढ़िए। जो बच्चे अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि सर देखूं कि नहीं देखूं, पूरा वीडियो को मेरे दोस्त देखिए। यह पढ़ने से, पढ़ाई ऐसा गुण होता है जो पढ़ने से आदमी विद्वान बनता है। और क्लास 12 क्लास का यह पेपर है, मैं आपको करवा रहा हूँ इतिहास का चैप्टर, ठीक है। इसमें आपके सब्जेक्टिव हैं और ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव को करवाने वाला हूँ। 1 से 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 क्वेश्चन, ये मत सोचिए कि 25 ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे। मैं सभी का आंसर भी दूंगा, बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन। इस पूरे वीडियो को जो देखने के बाद अगर अच्छा न लगे तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करें कि जी सर आपकी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, तो आप एक बार ज़रूर पढ़ें। और ये प्रीवियस पेपर है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और साथ में इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम तक, जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, 2024 के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैं 2023 तक आपके पेपर पूरा करवा दूंगा, ठीक है। यह 2013 का पेपर है, 2009 से 2010 के, 2011 के, 2012 के पेपर आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपके बना दिए गए हैं 12 क्लास के, वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझने से पहले आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन में लिखा है कि राखल दास बनर्जी, ठीक है, राखल दास बनर्जी मोहन जोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? यानी कहने का मतलब यह है कि राखल दास बनर्जी ने मोहन जोदड़ो की खुदाई कब कराई थी? तो मोहन जोदड़ो की खुदाई जो करवाई थी, आप भली भांति जानते हैं कि 1922 ईस्वी में कराई। जबकि बात करें दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की क्या कराई थी? खुदाई करवाई थी। और दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, यह जो थे भारतीय व्यक्ति थे। और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल जो थे वह विदेशी व्यक्ति थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। उनके नेतृत्व में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई थी। और हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो की बात हो रही है, राखल दास बनर्जी की, तो ग आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो पहले हम समझते हैं कि विशाल स्नानागार का मतलब क्या होता है। स्नानागार का मतलब होता है कि जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। तो स्नान कहाँ करते थे? तो विशाल स्नानागार यह मोहनजोदड़ो में करते थे। कहाँ करते थे? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो की बात किया कि खुदाई जो हुआ, खुदाई 1922 ईस्वी में हुई थी। किसके नेतृत्व में? राखल दास बनर्जी के। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, याद रखेंगे। और यहीं से विशाल अन्नागार, ठीक है, कासे की नर्तकी के मूर्ति, पशुपति महादेव के मोहर जो है, ठीक है, और दाढ़ी वाले, ठीक है, मनुष्य की मूर्ति जो है, यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। जबकि हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, और हड़प्पा जो है पाकिस्तान में पड़ता है।
पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में मोंटगोमरी ज़िले में, और हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। जबकि मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर है। जबकि कालीबंगा की बात करें, तो कालीबंगा जो है यह आपके राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है कालीबंगा। जबकि लोथल की बात करें तो लोथल जो है आपके गुजरात में है, और गुजरात जो है भारत में गुजरात का जो क्षेत्र है जहाँ पर लोथल है। ठीक है, लोथल की जो खुदाई करवाई थी आर राव ने करवाया था 1953 ईस्वी में। और लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे है, और यहाँ पर मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कहाँ से मिले हैं? लोथल से। या गोदावरी पूछा जाएगा कहाँ से, कहाँ है? तो लोथल में ही है। और यहाँ पर शतरंज नाम का खेल खेला भी जाता था। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन यह पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं? तो वह हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। मैं जितना भी बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, यह एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। इनको अगर आपके पास पेन और पेपर हैं तो कृपया लिखने का प्रयास करेंगे, और साथ में जब वीडियो रोक कर लिखते हैं तो आपके अंदर एक समझ बनेगी। आप जब कर लेंगे इसके बाद यह पढ़ने के बाद आपको आगे से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनको हम देखते हैं थोड़ा सा। तीसरा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। लिखा है कि विजय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजय जो साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। हरिहर बुक्का यानी आपका ख ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ख ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करें कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना होती है वह होती है 1336 ईस्वी में, और हरिहर बुक्का के जो पिताजी का नाम था जिसका नाम था संगम, और संगम वंश की स्थापना होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि विजय साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1336 ईस्वी में, और इनके पिता का नाम संगम था और संगम वंश से संबंधित थे, और इनकी राजधानी हम्पी थी। हम्पी इसकी राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना करने वाले कौन थे? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना करने वाले हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन। हरिसेन की बात करेंगे तो हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह भी बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जबकि बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट जो थे यह हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ठीक है, किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और इसने 2 पुस्तक लिखी हैं। बाणभट्ट की 2 पुस्तक थी, हर्षचरित्र तथा कादम्बरी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर्षचरित्र की रचना किसने की है? हर्षचरित्र की रचना किसने की है? तो बाणभट्ट ने। कादम्बरी पुस्तक की रचना किसने की है? तो बाणभट्ट ने। जबकि बात करें कालिदास की बात करें कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? हेलो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कालिदास की बात करें कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। यहाँ पर यह भी बात को ध्यान रखेंगे।
जब ये कौटिल्य की बात करेंगे तो कौटिल्य आप जानते हैं कौटिल्य के अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, यानी मौर्य वंश से संबंधित थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पर्याग प्रशस्ति लेख की रचना किसने करी है, तो हरिसेन ने। ऑप्शन आपका ग जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूरा वीडियो को देखिए और लिखने का प्रयास कीजिए। मैं सारे टॉपिक को मैं बता रहा हूँ कि बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे, कालिदास किसके दरबार में रहते थे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के ठीक है सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। जो पार्श्वनाथ थे इनकी बात करेंगे तो पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। याद रखेंगे पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी। कितनी शिक्षाएं दी थी, 4 शिक्षाएं। और महावीर स्वामी जो थे वह 24वें तीर्थंकर थे, जबकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव। ठीक है, तो यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले ध्यान से सुनेंगे। लिखा है कि महावीर ने ठीक है पार्श्वनाथ की, जो पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी उसमें नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, तो हम लोग जानते हैं भली भांति मैंने पढ़ाया है और इसका वीडियो भी मैंने बना कर दिया है। आप नहीं हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिएगा कि आपके प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जैन धर्म को निकालिएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपके ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पार्श्वनाथ के बाद एक जो नया धर्म जोड़ा था, जो नया शिक्षा दी थी, वह ब्रह्मचर्य को दिया था। किसने, महावीर स्वामी ने। तो महावीर स्वामी ने नए सिद्धांत को जोड़ा था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। तो ऑप्शन आपका ख जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई समस्याएं हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर परेशानी हो रही है या मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, फास्ट बोल रहा हूँ, तो एक बार ज़रूर कमेंट करें, मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है कि महाभारत की रचना किसने की है। तो महाभारत के जो रचयिता हैं, आपको कई बार मैंने बताया है कि वह वेद व्यास थे। महाभारत की रचना किसने की है, वेद व्यास ने। जबकि रामायण की रचना जो किए हैं यह वाल्मीकि ने की है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने, जबकि महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। ठीक है, और यही दोनों काव्य हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के काव्य, यह महाभारत और रामायण आपके महाकाव्य हैं। ये भी ध्यान को रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला क्वेश्चन। लिखा है यहाँ पर हमने बताया कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। तो मैंने अभी तुरंत आगे बताया था कि जो हमने हर्षचरित की बात की थी कि हरिसेन जो थे, हर्षचरित नहीं, हरि जो सेन थे, यह किसके दरबार में रहते थे, तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और हमने बताया था कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, तो वह था समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्रगुप्त। यह हमने कई बार बताया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन जल्दी करते हैं। लिखा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो मैंने कई बार पढ़ाया था कि जो 16 महाजनपद थे और सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वह था मगध। कौन था, मगध। मगध की बात करें, मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी, जिसे बजगिरी के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछ लेगा कि मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगिरी या बजगिरी, और यह बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। जबकि अवंतिका की बात करें तो अवंतिका की राजधानी उज्जैन थी, जो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। जबकि कौशल की बात करें तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जबकि गांधार की राजधानी की बात करें तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है।
यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। मैंने यही बताया था कि आखिर मगध में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो इसके बारे में आपको लिखवा दिया गया है। आगे समझते हैं 9वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लिखा है कि इब्नी बतूता किस देश के निवासी था? जो इब्नी बतूता था वह किस देश का निवासी था? तो देश की बात कर रहा है तो मोरक्को का निवासी था। यही क्वेश्चन आपके बीपीएससी के जो एग्ज़ाम थे, बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम थे, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। आप कहते हैं कि सर ऐसा एग्ज़ाम कहाँ पूछेगा? तो ये बीपीएससी के 2000 अभी एग्ज़ाम हुआ है हाल ही फिलहाल में जो टीचर के लिए, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह मोरक्को से आया था। और आप में भी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो वह मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। और जब यह भारत आया था तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का भारत में शासन चल रहा था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इब्नी बतूता जब भारत आया था तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह इब्नी बतूता भारत आया था। भारत कब आया था? तो 1333 ईस्वी में भारत पहुंचा था। कहीं कहीं 1334 भी देता है, ठीक है, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी का फॉलो करते हैं इसलिए 1333 को ही याद रखेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई समस्याएं हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना? और मोरक्को जो है यह अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बेटा? अफ्रीका में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई समस्याएं हैं? अगर कोई समस्याएं हैं मेरे दोस्त तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन लिखा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? मैं अभी तुरंत मैंने पढ़ाया था, आपके वीडियो में भी दिया गया है कि कुतुब मीनार की शुरुआत जो थी, शुरुआत के जगह पर अगर नींव डाल देगा कि नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश, यानी पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ शुरुआत की बात करिए कि शुरू किसने करवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। और मोहम्मद गोरी ने भारत में मुस्लिम सत्ता का स्थापना कब करता है? तो 1192 ईस्वी में मुस्लिम सत्ता की स्थापना मोहम्मद गोरी करता है। और मोहम्मद गोरी गौर प्रदेश से संबंधित था जो अफगानिस्तान में पड़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वह था इल्तुतमिश। याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की जो बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। और भारत की यह भारत की प्रथम शासिका के रूप में जानी गई। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की मुस्लिम महिला शासिका कौन थी प्रथम? तो वह रजिया सुल्तान हो जाएगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। लेकिन यहाँ पर कुतुब मीनार की निर्माण शुरू किसने किया था? तो ऑप्शन आपका ग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है कि 11वां क्वेश्चन कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत की बात करें, किसी को ये भी नहीं पता चलता है कि उत्तर भारत कहते किसे हैं। तो ये भारत का चित्र देखिएगा, ये भारत के, तो ये दक्षिण भारत है, यह दक्षिण भारत है। और ये उत्तर भारत है, उत्तर भारत है। यह पूरब है, आपको मैंने बताया था, यह पश्चिम है, ठीक है। तो उत्तर भारत के क्षेत्र में, दक्षिण भारत से उत्तर भारत के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन को रामानंद ने लाया था। किसने लाया था? रामानंद। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी क आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। रामानंद के जो शिष्य थे वह कबीर भी जाने जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कैप्टन हॉकिंस
किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो कैप्टन हॉकिंस जो थे, जैसे आप लोग जानते हैं, कैप्टन हॉकिंस ने क्या किया कि 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। जो ब्रिटेन की जो रानी थी एलिजाबेथ, उनकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ का शासक जेम्स प्रिंसेपस बन जाता है। और वह जब यहाँ पर भारत में अकबर का शासन रहता है, किसका शासन रहता है? अकबर का। अकबर की मृत्यु, ठीक है, अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है। अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? 1605 ईस्वी में। और उसी समय 1603 ईस्वी में ही कैप्टन हॉकिंस भारत आता है, किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। लेकिन वहाँ पर अकबर की मृत्यु 1605 में होती है, लेकिन यह पहुँचता है भारत 1608 ईस्वी में। कौन पहुँचता है? 1608 ईस्वी में। जब अकबर 1605 में मर जाता है तो वह 1608 में पहुंचता है। तो अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर, ठीक है, कौन था? जहांगीर। तो वह जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। कौन? कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस जो थे वह जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। लेकिन चला था किसके दरबार में जाने के लिए? अकबर के दरबार में। लेकिन अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है, इसलिए उसका पुत्र शासन कर रहा था जहांगीर, और जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस पहुंचता है। तो यहाँ 12 का ऑप्शन आपका ख राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, बढ़ जाएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर 13वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिखा है कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही जो है किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही की बात करेंगे तो यह अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। दीन ए इलाही यह अकबर ने ही चालू किया था। ठीक है, जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था? पहले जानते हैं कि स्थापत्य कला है क्या। स्थापत्य कला की बात करेंगे तो स्थापत्य कला का मतलब होता है भवन का काल। किसका भैया? भवन का कला। किसका कला? जिससे भवन बनाने की कला की बात हो रही है, या वस्तु कला की बात करिए कि किसी वस्तु की कला, या कारीगर जो होते थे। जो स्थापत्य कला का मतलब होता है जो भवन बनते थे जिस डिजाइन में, जिस कलाकारी में, तो उसे स्थापत्य कला बोला जाता था। और सबसे ज़्यादा किसके समय में अधिक विकास हुआ था? तो वह हुआ था शाहजहाँ। किसके समय में? शाहजहाँ। आप जानते हैं कि आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। दिल्ली का किला किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने ही बनवाया था। तो स्थापत्य कला का सबसे ज़्यादा विकास किसके समय होता है? शाहजहाँ के समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। लिखा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का बात करें तो मुगल शासक, प्रथम मुगल शासक जो था, पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, जिसमें लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है, लोदी वंश का पतन हो जाता है और बाबर यानी मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। और बाबर के बाद बाबर जो है मुगल वंश का प्रथम शासक रहता है, और अंतिम शासक जो रहता है बहादुर शाह जफर। और यहाँ पर बहादुर शाह जफर के जगह पर बहादुर शाह द्वितीय भी लिखा रहेगा, तो इसी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। यानी भारत के अंतिम मुगल शासक जो था यह कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का शासनकाल जो रहता है, इनका 1837 से लेके 1857 तक जो
जो सिपोही विद्रोह होता है 1857 की क्रांति के रूप में जाना जाता है, उसी समय तक इनका अंतिम शासनकाल रहता है। कौन? बहादुर शाह जफर। ठीक है, और इसे बहादुर शाह जफर को पकड़कर ले जाके रंगून जो बर्मा में पड़ता है वहाँ मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त? यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, 16वां क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। लिखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ऐसे क्या कारण थे कि मुस्लिम लीग की स्थापना की गई? क्योंकि भारतीय मुसलमान के अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। जबकि 1907 की बात करें तो 1907 में गरम दल और नरम दल का क्या हो गया था? बंटवारा हो गया था, विभाजन हो गया था, या लिख देगा कि अलग हो गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि गरम दल और नरम दल का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। जबकि 1919 की बात करेंगे तो 1919 में काला कानून, ठीक है, रूलेट एक्ट आया था। ठीक है, यह भी जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 30 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ब्रिटेन की राजकुमारी जो थी एलिजाबेथ, और इसे 15 वर्ष के लिए भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1600 ईस्वी में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे कि 1920 ईस्वी में, ठीक है, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन होता है? तो आप भली भांति जानते हैं कि 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। आपका ख जो हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। ठीक है, कब हो जाएगा? ये असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 में होता है। और इसके असहयोग आंदोलन के नेता जो थे वह महात्मा गांधी थे। इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। जबकि हम बात करें, यहाँ पर लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था यह 1930 ईस्वी में हुआ था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 में होती है और 6 अप्रैल को ख़त्म होती हैं। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, यह 24 दिनों तक चली थी। इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। जबकि खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो यह मार्च 1919 में हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1919 में। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बस अब इतना ही क्वेश्चन बाकी है, समाप्त हो गया क्वेश्चन। अब जाइए मत, इतना देख लिए तो पूरा देख लीजिए, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। डांडी किस राज्य में स्थित है? जो डांडी है, जो डांडी जगह है वह किस राज्य में स्थित है? तो वह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? जो पूना समझौता की बात करेंगे तो पूना समझौता जो हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। 24 सितंबर, कब सितंबर? 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट में क्या होता है? इसमें महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता किया जाता है।
यहाँ तक बस इतना ही ध्यान में रखेंगे। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जबकि महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने क्या दिया था? करो और मरो का। करो और मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि काला कानून किसे कहा गया? जो काला कानून था वह किसे कहा गया? वह रोलेट एक्ट को कहा गया। कौन से एक्ट को? रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है और यह 1919 में लागू हुआ था। रोलेट एक्ट में क्या था कि जो व्यक्ति अगर किसी अंग्रेज को शक हो जाता था कि हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है तो उसे पकड़कर शक के आधार पर जेल में डाल दिया जाता था और इसी के चलते किरचुल सत्यापाल को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। उसी के चलते 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। रोलेट एक्ट के संबंध में हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि इल्बर्ट बिल। यहाँ पर लिखा है कि इल्बर्ट बिल किसने पारित किया था? तो उस समय लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल को पारित किया गया था। ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे हुड डिस्पैच की बात करेंगे। तो हुड डिस्पैच जो हुआ था, हुड डिस्पैच के समय वायसराय जो था वह डलहौजी था और हुड डिस्पैच जो था 1854 ईस्वी में यह किया गया था। महिलाओं को शिक्षा के संदर्भ में यह किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। 23वां क्वेश्चन है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? मैंने पहले ही बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1942 ईस्वी में। तो 1942 में कौन सा आंदोलन होता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जबकि किसान आंदोलन की बात करेंगे तो यह चंपारण आंदोलन की बात हो रही है। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह जिसे किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है, यह 3 कठिया प्रणाली के रूप में जाना जाता है। 3 कट्ठा यानी 20 जो 1 बीघा में 3 कट्ठा जो था नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था और ये पश्चिमी चंपारण बिहार में हुआ था। जबकि खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे, याद रखेंगे कौन सी आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था यह मार्च 1919 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में हुआ था। याद रखेंगे 12 मार्च 1930 में हुआ था। याद रखेंगे 32 नहीं 30 में। ठीक है, इसको सुधार लेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 में। ठीक है। और जो 32 की बात करेंगे तो उस समय इरविन पैक्ट जो लगा था वह 32 में लगा था। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, सुधार लेंगे। यहाँ पर सुधार लेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था भैया? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किन्हें माना गया है? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को माना जाता है और इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। और अंबेडकर जयंती जो है वह 14 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इनका जन्म हुआ था। ये भी बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, अनुसार संप्रभुता निहित है। जो संप्रभुता की बात करेंगे तो यह संविधान में निहित है। किस में निहित है? संविधान में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्त, मेरे भाई? आप एक बार ज़रूर कमेंट करें और पूरा वीडियो को देखें। अब मैं अगला दिन जो है आपका यह 2000 कब का पेपर था? तो 2000 यह जो पेपर था 2013 का पेपर था, 2014 का पेपर, 2015 का पेपर मैं डेली दूंगा। और यहाँ तक जो वीडियो देखे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो देखा। आप में जोश है, आप में जुनून है, तभी आपने यह वीडियो को देखा है। तो एक बार ज़रूर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग हैं थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा कि दूसरे की भी मदद हो जाए मेरे दोस्त। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।